चलिए भैया, गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम कोशिका के सिद्धांत को समझा रहे थे आप लोगों को। अब कोशिका का सिद्धांत, कोशिका बता दिया था हमने आपको। कोशिका का सिद्धांत कैसे उत्पादित हुआ? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया था। किस पर किया? तो कार्प की छाल लेकर के उन्होंने सूक्ष्मदर्शी पर अध्ययन किया, जिस पर मधुमक्खी के छत्ते समान संरचना दिखाई दी, और उसी संरचना को उन्होंने कोशिका का नाम दिया था। सर्वप्रथम मैथियस स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने 1838 में पादप ऊतकों पर इसका निरीक्षण किया, और थियोडोर स्वान ने 1839 में जंतु ऊतकों पर इसका अध्ययन किया। और इन वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के द्वारा कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने संरचनाएं देखी और एट लास्ट मतलब अंततः इन्होंने यह साबित किया कि इनमें जो संरचनाएं पाई जाती हैं वो कोशिका होती है। कोशिका के सिद्धांत को प्रतिपादित करने का कार्य मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने किया था। यह हो गया आपका कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत। अब देखिए, सभी पादपों जंतुओं के शरीर कोशिकाओं तथा उनके द्वारा उत्पादित पदार्थों से बने होते हैं। ये बात बिरचू ने कहा था कि सभी पादपों तथा जंतुओं के शरीर कोशिकाओं तथा अन्य उत्पादित पदार्थों के द्वारा निर्मित होते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। बगैर कोशिका के कोई भी जीव निर्मित नहीं हो सकता, ऐसा मानना बिरचू का था। और इन्हीं सब अध्ययन के आधार पर उन्होंने जो सार निकाला, उस सार को ही कोशिका का सिद्धांत कहा गया। अब देखिए, आगे चलते हैं। कोशिका सिद्धांत, कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना आपका दूसरी हेडिंग है कोशिका की संरचना। तो जाएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये सब थ्योरी। इस तरह से कोशिका की संरचना, सामान्य कोशिकाएं इतने सूक्ष्म आकार की होती हैं, इतने सूक्ष्म आकार की होती है कि उन्हें उच्च आवर्धन क्षमता के सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। कहने का मतलब, संरचना इतनी छोटी होती है, इसकी कोशिका की जो संरचना होती है इतनी छोटी होती है कि उस संरचना को हम नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं, या नग्न आंखों के माध्यम से उसको देखना संभव नहीं है। उनको देखने के लिए उच्च क्षमता वाली या उच्च आवर्धन क्षमता वाली सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। और ये मान लीजिए, जिसकी आवर्धन क्षमता 10⁵ के कोटिमान की होती है, उस माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो संरचना होती है वो अति सूक्ष्म होती है। क्या होती है? अति सूक्ष्म होती है, जिसका अध्ययन नग्न आंखों या निम्न आवर्धन क्षमता वाली सूक्ष्मदर्शी के द्वारा
इसमें फिर फर्स्ट सेकंड द्वारा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इसको देखने के लिए, इस कोशिका की संरचनाओं के संबंध में अध्ययन करने के लिए उच्च कोटि या कह सकते हैं उच्च आवर्धन क्षमता के माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ये तो कोशिका का सिद्धांत उस दिन हमने आपको समझा दिया था। आज तक कोशिका की संरचना, तो कोशिका इतनी छोटी होती है जिसको नग्न आंखों से देखना आसान नहीं होता। इसको देखने के लिए उच्च आवर्धन क्षमता वाले माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, और जिसकी आवर्धन क्षमता 10⁵ कोटिमान की होती है, उसी के माध्यम से कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जा सकता है। अब देखिए, संगठन के आधार पर कोशिकाओं का जो प्रकार है वो दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। टाइप ऑफ सेल कह सकते हैं आप इनको। दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। नंबर एक, कोशिकाओं का प्रकार, ये संगठन के आधार पर कोशिकाओं या कोशिका का प्रकार, संगठन के आधार पर कोशिका का प्रकार आप लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेल। नंबर एक है प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक, पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और नंबर दो है आपका यूकैरियोटिक कोशिका। ये हो गया आपका कोशिका के प्रकार। ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, मैं आपको बता दूं। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार के हैं। जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसको आप प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है, इसमें संगठित केंद्रक नहीं पाया जाता। संगठित केंद्रक नहीं पाया जाता। कहने मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्र अल्प विकसित होता है या इसमें नहीं पाया जाता। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है आपकी, यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है, केंद्रक सुसंगठित पाया जाता है। सुसंगठित रूप में पाया जाता है। ये हो गया आपका यूकैरियोटिक सेल। लेकिन एक अंतर ही पर्याप्त नहीं है, इसमें संगठित केंद्रक नहीं पाया जाता। कहने का मतलब केंद्रक का विकास नहीं होता। और जो केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता, इनमें क्रोमेटिन पदार्थ गुणसूत्रों में संगठित नहीं होता, यह केवल डीएनए गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है।
देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कलावधि कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लवक आदि ये अनुपस्थित होते हैं। बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक होती है इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता या कम मात्रा में विकसित होता है, या जो शुरुआत होती है केंद्रक की वो आभासी केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक विकसित नहीं होता और इसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है या सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आप याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक मतलब केंद्रक के पहले इसको डिस्टर्ब न करिए सर जी, देखिए ठीक है, और दिनों बाद तो पढ़ा दे। अरे चलिए आते हैं भाई अब आगे कोशिका के प्रमुख भाग। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के प्रमुख भाग होते हैं कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, रिक्तिकाएं और रसायनियां। कोशिका भित्ति आते हैं कोशिका के प्रमुख भाग। कोशिका के प्रमुख भाग तो नंबर हो गया आपका कोशिका भित्ति। नंबर 2 रिक्तिकाएं, जीव द्रव्य, राजधानी आदि आदि आदि। ठीक, अब देखिए कोशिका भित्ति, रिक्तिकाएं, जीव द्रव्य और राजधानी। अब देखिए जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं में प्रमुख रूप से ये कोशिका के प्रमुख भाग, कोशिका भित्ति, रिक्तिकाएं, जीव द्रव्य और राजधानी। ये कोशिका के प्रमुख अंग है, मतलब किसी भी कोशिका में ये भाग पाए जाते हैं। आप देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो ये तो प्रमुख भाग हो गए कोशिका के। इसके संबंध में थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे। इसके पहले आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ा, उसमें अंतर समझ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक और इधर हो गया आपका यूकैरियोटिक। देखिए जो कोशिका भित्ति होती है प्रोकैरियोटिक की वो पतली होती है, मतलब इसकी प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, भित्ति मतलब होता है दीवार, वाल, या आप कह सकते हैं सेल वाल। जो कोशिकाओं के चारों ओर मोटी परत पाई जाती है उसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है। क्या होती है? पतली होती है। और यूकैरियोटिक की जो कोशिका भित्ति होती है इसकी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति मोटी होती है, मोटी होती है। अब देखिए केंद्रक इसमें अविकसित पाया जाता है, उसमें विकसित पाया जाता है। आप लिख सकते हैं केंद्रक विकसित, या कह सकते हैं विकसित केंद्रक पाया जाता है। विकसित केंद्रक विकसित केंद्रक पाया जाता है। और इसमें गलत बात, अविकसित है, अविकसित केंद्रक पाया जाता है। और इसमें
विकसित केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है। नंबर 3, आपका जो केंद्रक कला होती है इसमें उपस्थित होती है और उसमें उपस्थित होती है। आप कह सकते हैं केंद्रक कला, लिख लीजिएगा, मैं लिखा दे रहा हूं ब्लैक बोर्ड में, आप लिखते जाइए। केंद्रक कला बोल दिया अनुपस्थित होती है और उसमें उपस्थित होती है। 15 मिनट होंगे। अनुपस्थित होती है, चलिए 60 में लिखा दे रहा हूं, इसमें उपस्थित होती है। ठीक। नंबर 4, अब देखिए कोशिकांग और केंद्रिक, तो इसमें सभी अनुपस्थित लिख देना और इधर उपस्थित कर देना। तो जो केंद्रिक होती है, केंद्रिक इसमें अनुपस्थित होती है और इसमें उपस्थित होती है, मतलब इसमें नहीं पाई जाती और इसमें पाई जाती है। इसी प्रकार आपका कोशिकांग है, तो जब ये आप विकसित होता है इसका केंद्र, तो कोशिका के अंग कैसे पाए जाएंगे, क्योंकि केंद्र के माध्यम से ही किसी भी मतलब कोशिका उपस्थित, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें केंद्रिक अनुपस्थित, केंद्रक कला अनुपस्थित होती है और कोशिकांग जो होते हैं वो भी अनुपस्थित होते हैं, मतलब कोशिका के अंग इसमें नहीं पाए जाते। कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं क्योंकि इसका पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है, इसलिए उपस्थित नहीं हो पाते। ये अनुपस्थित होते हैं और इसमें उपस्थित होते हैं। चलिए धन्यवाद। अब आपको अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे